कभी सोचा है कि खून के बस एक छोटे से सैंपल से डॉक्टर हमारी सेहत के बारे में इतने सारे राज कैसे पता लगा लेते हैं? इसका जवाब छिपा है कुछ गुमनाम हीरोज में, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंटीकोएगुलेंट्स। ये असल में वो सब्सटेंस हैं जो खून को जमने से रोकते हैं, ताकि सारे टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम सटीक आ सकें। अच्छा, आपने ये तो जरूर देखा होगा कि जब भी ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसे अलग अलग रंग के ढक्कन वाली ट्यूब्स में डालते हैं। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत जरूरी साइंस काम कर रहा है। हर रंग एक खास तरह के एंटीकोगुलेंट का सिग्नल होता है, और आज हम इसी की तह तक जाएं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमें एंटीकोएगुलेंट्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है, और इसका जवाब छिपा है खून की एक बहुत ही नेचुरल आदत में, और वो है थक्का जमना, जिसे हम क्लॉटिंग भी कहते हैं। देखिए, जब हमें चोट लगती है तो खून का जमना एक लाइफ सेवर है, ये हमारी जान बचाता है। लेकिन जब वही खून एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जम जाता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। खून का थक्का मतलब क्लॉट सारे ब्लड सेल्स को एक जाल में फंसा लेता है, और फिर उनकी गिनती करना या उनका साइज देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो यानी एंटीकोएगुलेंट की। ये वो खास केमिकल्स होते हैं जो टेस्ट ट्यूब में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे ही खून ट्यूब में पहुंचता है, ये फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं और खून को जमने की प्रोसेस को रोक देते हैं, ताकि सैंपल जांच के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहे। खून का जमना कोई एक स्टेप का काम नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जिसे कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं। जरा डोमिनोज के बारे में सोचिए, जहां एक के गिरने से दूसरा गिरता है, फिर तीसरा, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आखिर में एक मजबूत क्लॉट न बन जाए। एंटीकोएगुलेंट्स का काम इसी चेन रिएक्शन को बीच में ही कहीं तोड़ देना है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे पहले और सबसे कॉमन एंटीकोएगुलेंट से, EDTA। इससे आप खून की कोशिकाओं का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। EDTA का काम करने का तरीका ना बड़ा मजेदार है। खून जमने की प्रक्रिया के लिए कैल्शियम एक बहुत जरूरी खिलाड़ी है। अब EDTA क्या करता है, ये इस कैल्शियम को कस के पकड़ लेता है। समझिए कि उसे हथकड़ी ही पहना दी हो, और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कैल्शियम फिर कभी छूट ही नहीं पाता। और जब कैल्शियम ही नहीं होगा तो क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि EDTA सेल्स के शेप और साइज को इतने अच्छे से बचा कर रखता है, तो जाहिर है इसका इस्तेमाल उन सभी टेस्ट्स में होता है जहां हमें सेल्स को गिनना या देखना होता है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, जो सबसे आम ब्लड टेस्ट में से एक है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि EDTA हेमेटोलॉजी यानी ब्लड सेल से जुड़े टेस्ट के लिए बेस्ट है, लेकिन क्योंकि ये कैल्शियम को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, इसका इस्तेमाल उन टेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते जहां हमें खून के जमने की काबिलियत को ही जांचना हो। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट से, सिट्रेट। जहां EDTA एक सख्त बॉडीगार्ड की तरह है, वहीं सिट्रेट थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका असर उल्टा किया जा सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल है। और यही EDTA और सिट्रेट में सबसे बड़ा फर्क है। EDTA कैल्शियम को हमेशा के लिए लॉक कर देता है, जबकि सिट्रेट उसे सिर्फ कुछ समय के लिए होल्ड करता है। मतलब लैब में जब जरूरत पड़े तो उसे आसानी से रिलीज किया जा सकता है। और यही रिवर्सिबल एक्शन सिट्रेट को कोएगुलेशन टेस्ट्स का स्टार बना देता है। लैब में टेक्नीशियन पहले सिट्रेट का इस्तेमाल करके खून को जमने से रोकते हैं। फिर जब उन्हें टेस्ट शुरू करना होता है तो वो सैंपल में वापस कैल्शियम डाल देते हैं। इससे उन्हें यह देखने का कंट्रोल मिल जाता है कि शरीर की क्लॉटिंग मशीनरी कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। लेकिन सिट्रेट के साथ एक बहुत बड़ी शर्त है, अनुपात यानी रेशियो एकदम सटीक होना चाहिए। 9 हिस्से खून और 1 हिस्सा सिट्रेट। अगर ये अनुपात जरा सा भी गड़बड़ाया तो टेस्ट के नतीजे गलत आ सकते हैं, जिसका सीधा असर किसी मरीज के इलाज पर पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी डॉक्टर को ये जांचना होता है कि खून कितनी जल्दी जमता है, जैसे कि PT या APTT टेस्ट में, तो वो हमेशा उस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिट्रेट होता है। अब बारी है हमारे तीसरे खिलाड़ी हेपरिन की। इसका काम करने का तरीका EDTA और सिट्रेट से बिल्कुल ही अलग है। ये कैल्शियम को टारगेट ही नहीं करता, बल्कि खून को जमने से रोकने के लिए एक अलग ही रणनीति अपनाता है। हेपरिन कैल्शियम को हाथ भी नहीं लगाता, बल्कि ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद एक प्रोटीन एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर देता है। आप एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक सोया हुआ बॉडीगार्ड समझ सकते हैं, और हेपरिन उसे जगाने का काम करता है। एक बार जब ये बॉडीगार्ड यानी एंटीथ्रोम्बिन 3 जाग जाता है, तो ये क्लॉटिंग प्रक्रिया के सबसे जरूरी एंजाइम थ्रोम्बिन को ब्लॉक कर देता है।
और जब थ्रोम्बिन ही ब्लॉक हो गया तो फाइब्रिन का वो जाल बन ही नहीं पाता जो थक्का बनाता है, तो क्लॉटिंग रुक जाती है। और क्योंकि हेपेरिन कैल्शियम के लेवल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये उन टेस्ट के लिए एकदम सही है जहां शरीर में आयंस और मिनरल्स के नेचुरल लेवल को जानना जरूरी होता है, जैसे कि ब्लड गैस एनालिसिस या कई दूसरी बायोकेमिकल जांचों में। वैसे एक और एंटीकोएगुलेंट हुआ करता था, ऑक्सैलेट। ये भी कैल्शियम को हटाकर ही काम करता था, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये रेड ब्लड सेल्स के साइज को बिगाड़ देता था, जिससे नतीजे गलत आते थे। इसीलिए आज इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसका सार ये है कि हर टेस्ट के लिए एक सही एंटीकोएगुलेंट चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक साइज सब पर फिट हो जाए वाला मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करती है। ईडीटीए सेल्स की गिनती के लिए, सिट्रेट क्लॉटिंग की जांच के लिए और हेपेरिन बायोकेमिस्ट्री और गैस एनालिसिस के लिए। हर एक का अपना एक खास काम है और गलत चुनाव का मतलब है गलत नतीजा। तो अगली बार जब कोई अलग अलग रंग की ट्यूब में अपना ब्लड सैंपल दे रहा हो तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा वैज्ञानिक फैसला है, एक बहुत ज़रूरी पहला कदम जो ये पक्का करता है कि डॉक्टर को मरीज की सेहत के बारे में सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिले। तो अब सब जानते हैं, उस बैंगनी ढक्कन वाली ट्यूब के अंदर ईडीटीए है जो कैल्शियम को हथकड़ी लगाकर ब्लड सेल्स को जांच के लिए एकदम सही हालत में रख रहा है। ये विज्ञान का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल उदाहरण है जो हर दिन अनगिनत जिंदगियां बचाने में मदद करता है।